डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। आपको हम पदखंड पढ़ा चुके हैं, वर्णिका पुस्तक पढ़ा चुके हैं, गद्यखंड का 6 पाठ पढ़ा चुके हैं। आज हम 7वां पाठ आपको पढ़ा रहे हैं और आपका मार्किंग स्कीम और सिलेबस का परिचय, साथ ही परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा और कौन सा प्रश्न किस टॉपिक पर होगा, इसका डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो जो है उसको हम बना चुके हैं। 1-2 दिन में हमारे YouTube चैनल पर वह अपलोड कर दिया जाएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल, सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। वेबसाइट के जरिए आप आना चाहते हैं तो www.durgatutorial.com, इस लिंक के जरिए भी आप आ सकते हैं। हमारे किसी भी YouTube वीडियो को आप जब खोलेंगे तो उसमें वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। जो अगस्त महीने में वीडियो अपलोड हुए हैं 12 अगस्त के बाद, सब में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसके जरिए भी आप आ सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की अब शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ इनको माना जा सकता है। यानी हिंदी में जो प्रगतिवाद चला और काव्य समीक्षा या साहित्य समीक्षा की शुरुआत हुई, उसके ये प्रमुख जो हैं लेखक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में ऊंच गांव जिसका नाम था सानी, उसी गांव में 10 अक्टूबर 1912 को ये पैदा हुए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से ये एमए किए, अंग्रेजी विषय में एमए किए थे। बाद में ये 1938 में शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी शिक्षा विभाग में इन्होंने अध्यापक का काम किया। उसके बाद बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में 1971 तक फिर अध्यापन का काम किए। फिर वे केएम हिंदी संस्थापक के निदेशक बने और यहीं से 1974 में वे रिटायर हो गए। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। ये जो पाठ है आपका परंपरा का मूल्यांकन, ये परंपरा का मूल्यांकन उनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक के संपादित अंश को जो है आपको निबंध के रूप में पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जो लोग साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तनकामी हैं, उनके लिए साहित्यिक परंपरा का ज्ञान अत्यावश्यक है। फर्स्ट स्टेंजा में निबंध के लेखक के कहने का मतलब यह है कि अगर कोई साहित्यकार कुछ नया परिवर्तन करना चाहता है, कुछ नई सोच, नई तरकीब, नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो उसको साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी साहित्य की गाड़ी कहाँ से चली, कैसे कैसे आगे बढ़ी, कहाँ कहाँ रुकावटें मिली, जनता ने किसको पसंद किया, किसको नापसंद किया, साहित्य के विषय वस्तु क्या रहे,
इसमें नए नए प्रयोग कैसे हुए, कब हुए। आपको मैं बता दूं कि साहित्य जो होता है वह एक आईना की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है। साहित्य को मैं तो कहता हूं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी जमाने के साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो उस जमाने की परंपरा, उस जमाने की सोच का जो है वह पता चलता है। अंदाज लगता है कि उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, उनकी सोच कैसी रही होगी। जैसे मैं आपको एक ही शब्द पर साहित्यिक उदाहरण देता हूं कि पहले के गीतकार लोग प्राचीन काल में लिखा करते थे कि घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। उसके बाद साहित्य में इतना गिरावट आया समाज की स्थिति को देखते हुए कि मैं तो पहले से घूंघटा उठाए बैठी। इस हद तक जो है समाज उठ गया। अब तो घूंघट सब ही खत्म हो गया, उसकी परंपरा ही खत्म हो गई। अब के साहित्यकार लिखते हैं कि घूंघट जरा निकाल गोरी, घूंघट है अनमोल। तो ये एक घूंघट के ऊपर साहित्यिक रचना जो हुई वो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों को, समाज के बदलते हुए मिजाज को बताता है। तो वक्त के अनुसार, वक्त की जैसे जैसे अंगराइयां ली, वैसे वैसे साहित्य का श्रृंगार जो है वो बदलता गया। प्राचीन काल में जब भक्ति का जमाना था तो भक्ति पर कविताओं का बोलबाला था। जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो वीर रस की कविताएं, देशभक्ति की कविताएं शुरू हुई। उसके बाद लोगों का मिजाज बदला, लोग श्रृंगार की तरफ बढ़े। तो साहित्य जो है, इसके बाद कुछ ऐसे साहित्यकार हुए, आलोचक हुए, जो समाज में शोषण, अन्याय, अत्याचार, छुआछूत, धर्मों के अंदर घुसे हुए पाखंड, समाज के आडंबर, बुराइयों के बारे में लिखना शुरू किया। अगर समाज में कहीं पर सती प्रथा खत्म हुआ, छुआछूत खत्म हुआ, धार्मिक पाखंड खत्म हुए, तो उसमें हमारे साहित्य जगत की जो है वह बहुत बड़ी भूमिका कही जा सकती है। साहित्य हमने कहा कि वह आईना की तरह होता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो साहित्य जो है उसका उद्देश्य, उसका फ्रेम नहीं बदलता है। साहित्यकार की जो है समाज को बदलने की, समाज की कमियों की, समाज में रचनात्मक सोच पैदा करने की हसरत, तमन्ना से संबंधित है। साहित्य का संबंध जीवन के हर पहलू से है। हमारे जिंदगी का हर रूप, रंग, रस, रंग जो है उसमें साहित्य जो है भरा पड़ा है और कहीं ना कहीं उसमें उसका योगदान है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में हमने जैसा बताया कि साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे कवियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने भारतीयों के अंतर्मन को जगाने में जो है अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। निबंध के अंत में लेखक का यह विचार स्पष्टता के साथ स्थापित है कि यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही का अंत हो सकता है और उसमें एक नवीन शासन पद्धति की शुरुआत हो सकती है, तो समाज के अन्य वर्गों में बदलाव क्यों नहीं हो सकता है। तो ये पाठ की मुख्य बातें थी। अब हम बात करेंगे प्रश्न और उत्तर की। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर की बात करेंगे हम। पहला प्रश्न आपके लिए लेते हैं, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। तो साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तनकामी साहित्यकारों के लिए परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है, जरूरी है।
क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। इसको एक बार और समझिए। हमने शुरू में भी बताया था कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है और क्यों। तो परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक उन साहित्यकारों के लिए आवश्यक है जो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ नया चीज का विकास करना चाहते हैं, परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, हसरत रखते हैं। और साहित्य की परंपरा के बिना, क्यों का उत्तर है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान के बिना प्रगतिशील आलोचना का विकास नहीं होता है। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? इस प्रश्न को एक बार और सुन लीजिए। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो इसका कारण है कि भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न वर्गों के हितों को पोषण प्रदान करने वाले साहित्य की रचना होती है। और यदि साहित्य के वर्गीय आधार की समझ न होगी तो फिर परंपरा का उचित मूल्यांकन भी नहीं होगा। एक और प्रश्न की बात करते हैं, एक दो और प्रश्नों की। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? तो लेखक कहता है कि प्रतिभाशाली मनुष्यों द्वारा किया हुआ सब कुछ अच्छा नहीं होता है। फिर भी कोई भी व्यक्ति जो है उसको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कोई भी इंसान जो है उसमें कुछ न कुछ गलतियां होंगी। अगर इंसान की गलती शून्य हो जाए, कोई इंसान गलती करे ही ना, तो फिर तो वह भगवान हो जाएगा। इसलिए इंसान की गलती जो होती है, अगर उसको मान्यता मिल गई, गलत सोच को मान्यता मिल गई, गलत सोच की प्रवृत्ति समाज में फैल गई, तो इससे समाज का नुकसान हो सकता है। जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? तो लेखक ने जातीय अस्मिता का साहित्य के विकास के प्रसंग में उल्लेख करता है और उनके अनुसार साहित्य के विकास में जिस प्रकार प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होती है, उसी प्रकार जातियों और जन समुदायों की भी भूमिका होती है। जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? तो जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक ने दोनों में यह समानता बतलाते हैं कि दोनों प्रकार की अस्मिताएं प्राचीन और नवीन परंपरा की एकात्मकता को बनाए रखती है और उसकी पहचान कराने में वह सहायक होती है। एक अंतिम प्रश्न, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? तो संसार के बहुत से देशों में बहुभाषी लोग, बहुत से जातियों के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर इतने भयानक आंदोलन हुए कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन भारत के लोग जो हैं, भाषा, जाति, संप्रदाय की विभिन्नता के बावजूद एक भारतीय होने की भावना मन में बसाते हैं और संकट की घड़ी में एक होकर दिखला भी देते हैं कि नेशन इज फर्स्ट, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसके बाद ही कुछ है। अब लास्ट क्वेश्चन, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? भारत की बहुजातीयता इतिहास और संस्कृति की देन है, कैसे?
तो बहुजातीय देश भारत जैसा संसार में कोई नहीं है। इसकी यह बहुजातीयता संस्कृति और इतिहास की देन है। क्योंकि भारत में अनेक जातियां शुरू से ही रह रही हैं। अनेक जातियों समय समय पर बाहर से यहाँ पर आई और सब एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गई कि एक समेकित संस्कृति या साझी संस्कृति का विकास हुआ। इस देश का इतिहास इसका प्रबल साक्ष्य है। इस प्रकार भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस प्रश्न का उत्तर एक बार और सुन लीजिए कि भारत में विदेशों से कई जातियां आई और पहले से भी भारत में कई जातियों के लोग जो थे वह रहते थे, लेकिन ये सब आपस में इस तरह से घुल मिल गए, दूध पानी की तरह घुल मिल गए। सबने मिलकर एक साझी संस्कृति का विकास किया, एक दूसरे के गुणों को, खूबियों को अपनाया और एक नए तरह का संस्कृति, भारतीय संस्कृति का इन्होंने विकास किया और बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ गंगा जमुनी तहजीब के साथ लोग एक साथ रहते आए हैं। तो आज का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है प्रश्न उत्तर के साथ। फिर कल एक नए पाठ के साथ हम आपसे मिलते हैं, वही समय 7 से 8 के बीच में, और 8 बजे से हमारे YouTube चैनल पर प्रीमियर का वक्त होता है। 8 से 9 के बीच में हम लोग प्रतिदिन 1-2 वीडियो का प्रीमियर करते हैं। आज भी प्रीमियर होने जा रहा है 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। आप वहां पर आकर शामिल हो सकते हैं, कमेंट कीजिए, उसका जवाब मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद हम आपसे दुर्गा ट्यूटोरियल के YouTube लाइव क्लास में मिलेंगे, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, और कम्युनिटी बटन में लाइव क्लास की हम लोग सूचना जो है, आप जब कम्युनिटी बटन को खोलेंगे तो लाइव क्लास की सूचना आपको मिल जाएगी। अगर हमारे चैनल पर या वेबसाइट पर आपको कुछ टेक्निकल समस्या आती है, आपको देखने में कोई समस्या आती है, आप मैसेज कीजिए केवल हमको, या कल के लाइव क्लास में आप लोग लिखिए। हम लोग वो तकनीकी समस्या के लिए भी कोई वीडियो बना के डाल देंगे या लाइव में आकर आपको समझा देंगे। तो आपको जो है वहाँ पर 10 और 12 क्लास का कोई ना कोई वीडियो डेली प्रीमियर होता है। उसका टाइम रहता है 8 से 9 के बीच में। तो आप लोग यूट्यूब पर मिलिए। फिर इस फेसबुक लाइव में हम मिलते हैं कल 7 से 8 के बीच में 10th क्लास के विद्यार्थियों से, और 2 से 3 के बीच में 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। आज के क्लास में आप शामिल हुए और आप लोग जो हमें प्यार, मोहब्बत, सहयोग दे रहे हैं और कमेंट व्हाट्सएप के जरिए हमसे जो जुड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हैं। और आप लोग की हर बात को हम लोग गौर से सुनते हैं और मैक्सिमम लोगों की जो राय होती है उसको हम लोग पहले पूरा करते हैं और पूरा करेंगे भी। आप लोग के लिए था, बहुत से छात्रों ने डिमांड किया था कि सर मार्किंग स्कीम और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, इसका वीडियो हमने बना दिया है। कल उसको अपलोड कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे, आप उसको कल देख पाएंगे। कल उसका प्रीमियर होगा 8 से 9 के बीच में, 8 से 8:30 हो या 8:30 से 9 हो, जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम हिंदी का वीडियो बना के डाल देंगे। बाकी सब पाठों का वीडियो अवेलेबल है। ये गद्य खंड की पढ़ाई बाकी थी, इसके बाद हिंदी व्याकरण का वीडियो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर देखते रहेंगे और हमारे साइट पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।